नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र से बनने वाले प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आपका पहला प्रश्न है आपका, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? यूरोक्रोम। मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है यूरोक्रोम। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र में पीले रंग के लिए उत्तरदायी रसायन है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन। मूत्र के निर्माण में शामिल प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो वह है निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से पुनः अवशोषित होने वाले पदार्थ हैं। तो वो हैं आपके ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में त्वचा, फेफड़े, बड़ी आंत कार्य करते हैं उत्सर्जन अंग के रूप में। वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण विभिन्न तरीके बताते हैं पौधों में उत्सर्जन के। जल एवं लवण का नियमन होता है वृक्क द्वारा। वयस्क मनुष्य द्वारा 24 घंटे में उत्सर्जित मूत्र की औसतन मात्रा होती है 1 से 1.8 लीटर। जलीय जीवों का उत्सर्जित उत्पाद है अमोनिया। मानव में यूरिया चक्र होता है यकृत में। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जित उत्पाद है यूरिक अम्ल। वृक्काणु का वह भाग जो रक्त से प्रारंभिक निस्पंद एकत्र करता है बोमन कैप्सूल। आहार नाल का भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है गूदा से। वृक्क की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग घटक हैं मानव उत्सर्जित तंत्र के। उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है वृक्क में। नोट में देखते हैं हम। उपास्थि ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद होता है, जो संरचनात्मक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है अपोहन यानी डायलिसिस। वह भाग जो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है मूत्रवाहिनी। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण पुनः अवशोषित किए गए अपशिष्ट उत्पाद हैं वृक्क द्वारा। मांसपेशियों के चयापचय से उत्पन्न और गुर्दे द्वारा उत्सर्जित एक अपशिष्ट उत्पाद है क्रिएटिनिन। वृक्क की एक बुनियादी शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। कृत्रिम वृक्क का उपयोग करके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया है वो होती है आपकी हीमोडायलिसिस। पादप उत्सर्जन करते हैं अपने वानस्पतिक अंगों के माध्यम से। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को निकाला जाता है परासरण द्वारा। बोमेन कैप्सूल आच्छादित रखता है ग्लोमेरुलस को। एक वयस्क मानव मूत्र में मौजूद अपघटक हैं। तो वयस्क मानव मूत्र में आपका 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। वृक्क और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी का।
मानव शरीर में उत्पन्न सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है यूरिक अम्ल। मानव नर में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होती है मूत्राशय के नीचे। पसीना या स्वेदन नियंत्रित करने का एक तरीका है शरीर के आंतरिक तापमान को। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस तथा वृक्क नलिका। चयापचय अपशिष्ट को खत्म करना और जल संतुलन बनाए रखना कार्य है वृक्क का। मानव मूत्र के पीले रंग का कारण क्या है? यूरोक्रोम वर्णक। अपोहन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, इसका उपयोग दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जिसमें नियत प्रक्रम है परासरण। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो प्रभावित करती है वृक्क को। वृक्क में बनने वाला मूत्र मूत्रवाहिनी के माध्यम से पहुंचता है मूत्राशय तक। अब हम देखेंगे अंतःस्रावी और बहिस्रावी प्रणाली से बनने वाले प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जैसे हम लीवर कहते हैं। उत्सर्जन के लिए सूंड ग्रंथि उपस्थित होती है हेमीकॉर्डेटा संघ में। हेमीकॉर्डेटा संघ में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन उत्पन्न होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइपोथैलेमस द्वारा नेत्र से आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि से। लैक्रिमल ग्रंथि से जीभ के पीछे स्वर यंत्र या स्वर पेटी के शीर्ष पर स्थित उपास्थि के पत्ते के आकार के आवरण को कहा जाता है उपकंठ। उपकंठ। मानव मल एक कार्बनिक अशुद्धता है। मानव मल एक कार्बनिक अशुद्धता है। पित्त लवण सहायता करता है। पित्त लवण वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस अधिवृक्क ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अतःस्रावी ग्रंथियां। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतली डंठल द्वारा लटकी रहती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है मनुष्यों में बौनापन के लिए। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मनुष्यों में बौनापन के लिए उत्तरदायी होती है। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करने वाली ग्रंथियां हैं अधिवृक्क ग्रंथियां। वह ग्रंथि जो किसी तंतु को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है अधिवृक्क। वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करती है अग्न्याशय। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक जो स्थित होती है कपाल के अंदर। लार ग्रंथियाँ, पसीना ग्रंथियाँ, वसामय ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, अग्न्याशय, यकृत, श्लेष्मा ग्रंथियाँ उदाहरण हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के। अधिवृक्क ग्रंथियाँ स्थित होती हैं, तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ वृक्क में स्थित होती हैं। मेलाटोनिन हार्मोन स्राव होता है पीनियल ग्रंथि से। पीनियल ग्रंथि से मनुष्यों में शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्राव होता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। एल्काइन ग्रंथि का प्राथमिक कार्य है पसीना उत्पन्न करना। एल्काइन ग्रंथि का प्राथमिक कार्य पसीना उत्पन्न करना। वह ग्रंथि जो घेंगा रोग में बढ़ जाती है तो वो होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को।
इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम श्वसन प्रणाली। इसी में इसको फिनिश कर देंगे। तो श्वसन प्रणाली से बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनने वाले प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, प्लाक जमा होने के कारण धमनियों का सख्त होना और सिकुड़ना कहलाता है। वो कहलाता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों में बढ़ती हुई स्वर यंत्र गले के सामने एक स्पष्ट उभार के रूप में दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है कंठमणि यानी एडम्स एप्पल। अंत्य श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे गति करता है। ठीक है, अंत्य श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 4.4%। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल कहलाता है ट्रैकिया। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल कहलाता है ट्रैकिया। अब ये है आपका श्वसन तंत्र, इससे बनने वाले टॉपिक लिखे हुए हैं। इनको आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको देख सकते हैं। जैसे आपका यह है ललाट साइनस, यह नासिका शंख है, यह आपकी नाक है, यह स्वर यंत्र है, यह श्वास नली है, यह श्वास नलियाँ हैं, यह सूक्ष्म श्वास नली है, ये आपका बायां फेफड़ा है, और ये आपका स्फेनोइडल साइनस है, यह नासिका गुहा है, यह ग्रसनी है, यह वायु कोष्ठिका है, यह दायां फेफड़ा है, यह डायाफ्राम है। इसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। श्वसन तंत्र का वह भाग जो वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है वो है आपका उपास्थि वलय। उपास्थि वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में पहले चरण में वायुवीय और अवायवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाला एक सामान्य उत्पाद है पाइरूवेट। तिलचट्टे में होते हैं श्वास रंध्र। श्वास रंध्र फेफड़ों के भीतर छोटी नलियाँ जो गैस विनिमय के लिए वायु लाती हैं। सूक्ष्म श्वास नली ब्रांकीलोल्स। सूक्ष्म श्वास नली के अंत में छोटी वायु थैली कूपिका होती है। पाइरूवेट का वायवीय विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब पसलियाँ ऊपर उठती हैं तो डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है। अधिकतम बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु की मात्रा कहलाती है अवशिष्ट आयतन। फेफड़े में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना जहाँ गैसों का विनिमय होता है कहलाती है कूपिका। सिगरेट नुकसान पहुँचाती है ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पच्छाव को। ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पच्छाम को। श्वसन की प्रक्रिया दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन अणुओं की संख्या होती है 6। सभी प्रकार के वायवीय जीवन के रूपों के लिए आवश्यक गैस है आपकी ऑक्सीजन। पादप में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O और ऊर्जा। पादप में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2, H2O और ऊर्जा। उपास्थि मांसपेशियों और कोमल ऊतकों का बेलनाकार समूह जिसमें स्वर रज्जु होते हैं स्वर यंत्र वॉयस बॉक्स। गर्दन और ऊपर वक्ष में नली जैसी संरचना को कहते हैं श्वास नली ट्राकिया। एक वयस्क मनुष्य विश्राम के समय प्रति मिनट सांस लेता है 15 से 18 बार। स्थलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण द्वारा। स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन दर बहुत तेज़ से होती है जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। मानव शरीर में वायु ग्रहण की जाती है नासाद्वार द्वारा। नासाद्वार द्वारा। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। मनुष्य द्वारा
अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% और 16%। श्वसन के दौरान कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। मेंढकों में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे श्वसन कर सकते हैं अपनी आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, जिसे कहते हैं श्वास नली। मछलियाँ सांस लेती हैं पानी गटक कर। मछलियाँ सांस लेती हैं पानी गटक कर। हैलिटोसिस, जिसे सामान्यतः जाना जाता है सांसों की दुर्गंध। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं वायवीय श्वसन। खोपड़ी की हड्डियों में एक गुहा जो आमतौर पर हवा से भरी होती है, जो नासिका मार्ग से जुड़ती है और श्वसन क्रिया में योगदान करती है, साइनस। सामान्य श्वसन के दौरान प्रश्वसित और निश्वसित वायु की मात्रा होती है श्वसन आयतन। केंचुए में श्वसन होता है त्वचीय श्वसन। वह जीव जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, अवायुजीवी। वायु की सबसे बड़ी मात्रा, जैसे अधिकतम श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित किया जा सकता है, फुफ्फुस आयतन। रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष से मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। समुद्र में उपस्थित हरे पौधे मछलियों के श्वसन में किस प्रकार सहायता करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करके। श्वसन का वह प्रकार जिसमें अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एरोबिक श्वसन, वायवीय श्वसन। कुछ वैसे जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, केंचुआ और मेंढक। अवायवीय श्वसन के दौरान एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निर्माण होता है खमीर से। ब्रांकाई, स्वरयंत्र तथा श्वासनली कुछ भाग हैं श्वसन तंत्र के। स्पाइरेकल्स श्वसन तंत्र का एक भाग है कीड़ों का। कंठ वॉयस बॉक्स का दूसरा नाम है स्वरयंत्र। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है अतःश्वसन। अतःश्वसन फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है वायु कोष्ठिका। मनुष्यों में फेफड़ों का विभाजित किया गया है 5 भागों में। जलीय जंतु स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज गति से सांस लेते हैं, क्योंकि जल में घुलत ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। मछली का श्वसन अंग है गलफड़े। तो ये थे दोस्तों आपके इन टॉपिकों से बनने वाले प्रश्न हमने करा दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।